तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमने इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो सीरीज़ शुरू की थी उसका आज ये दूसरा लेक्चर है। तो आज से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय संविधान की, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है संविधान। तो आप संविधान के बारे में क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं क्या होता है संविधान। कि किसी भी देश की कानून व्यवस्था या शासन व्यवस्था को नियमित करने वाले लिखित दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। किसी भी देश की कानून व्यवस्था, किसी भी देश की कानून व्यवस्था, किसी भी देश की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को नियमित करने वाला दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान। तो आइए देखते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान के रूप या संविधान का प्रकार। संविधान के प्रकार दो होते हैं। एक होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान में संविधान एक लिखे हुए फॉर्मेट में होता है, और एक होता है मौखिक संविधान। इसमें संविधान लिखा हुआ नहीं होता है। लिखित संविधान जैसे कि भारत, अमेरिका, और मौखिक संविधान जैसे कि ब्रिटेन। यानी कि किसी भी देश की कानून व्यवस्था या शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक दस्तावेज बनाया जाता है, एक नियमित करने के लिए दस्तावेज बनाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमने आपको कि सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो आप अपनी हेडिंग लगाइए इम्पोर्टेंट कीवर्ड, इम्पोर्टेंट कीवर्ड। तो सबसे पहला कीवर्ड हमारा होगा स्टेट, यानी कि राज्य। राजनीति में या संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, जिस प्रकार भूगोल विषय है, भूगोल विषय है, भूगोल विषय में एक देश के लिए देश शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार राजनीतिक सीमा के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जगह की राजनीतिक सीमा को राज्य कहा जाता है। अब शर्त, यानी कि किसी भी जगह को राज्य कब कहा जाएगा? किसी भी जगह को राज्य कब कहा जाएगा? किसी भी जगह को राज्य तब कहा जाएगा जब एक निश्चित सीमा हो। क्या हो? एक निश्चित सीमा हो, एक निश्चित भूभाग हो। निश्चित सीमा हो, निश्चित भूभाग हो। निश्चित सीमा और निश्चित भूभाग एक ही है, एक कंडीशन। अगला, निश्चित जनसंख्या हो और वह राष्ट्र हो जो संप्रभु हो, यानी कि किसी के अंडर ना हो। और नेक्स्ट हो, वहाँ पर एक सरकार हो। अगर कोई भी जगह जहाँ की सीमा निश्चित हो, यानी कि भूभाग निश्चित हो, जनसंख्या निश्चित हो, संप्रभु हो और वहाँ पे एक सरकार हो, जब ये चारों कंडीशंस पूर्ण होती हैं तो उस जगह को हम राज्य कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कि हमारे कीवर्ड का सबसे पहला कीवर्ड राज्य शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है?
यानी कि जिस प्रकार भूगोल में एक देश की सीमा के लिए शब्द देश प्रयोग में लिया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में देश के लिए राज्य शब्द प्रयोग किया जाता है। और राज्य शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी इकाई के लिए यूज किया जाता है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार से जुड़ी हुई हो। समझ रहे हैं आप? उन सभी इकाई को राज्य शब्द कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द की परिभाषा अभी हम अलग से देख लेंगे, लेकिन एक बड़े बड़े खाके के रूप में देखें तो राज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक सीमा के लिए किया जाता है। और राज्य शब्द की जो कंडीशंस है वो 4 कंडीशंस है: निश्चित सीमा, निश्चित जनसंख्या, संप्रभु और वहाँ पे एक सरकार हो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य, तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 12, वहाँ पे राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख है। राज्य शब्द की परिभाषा उसमें क्या कहा गया है? वह सभी इकाई जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार से जुड़ी हो या सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हो, उन सभी इकाई को क्या कहेंगे? राज्य। अब हमारे कीवर्ड में सबसे पहला कीवर्ड है राज्य। राज्य राजनीतिक सीमा राज्य कहलाता है, जिसकी 4 शर्तें हैं: निश्चित सीमा, निश्चित भूभाग, एक शर्त; दूसरी निश्चित जनसंख्या, संप्रभु राष्ट्र हो और वहाँ पे सरकार हो। जब ये चारों कंडीशन पूर्ण हो तो उसे राज्य कहते हैं। तो क्या भारत एक राज्य है? तो हाँ। अब भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस प्रकार है? आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वह सभी इकाई जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार से जुड़ी हो या सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हो, वह सभी इकाई क्या कहलाएगी? राज्य। अब राज्य की कंडीशंस में हमने 2 शब्द पढ़े हैं। एक शब्द देखिए पहला संप्रभु, तो आइए देखते हैं अब हमारा दूसरा कीवर्ड संप्रभु। क्या होता है संप्रभु? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे? प्रस्तावना में। और संप्रभु के लिए एक शब्द और यूज लिया जाता है, प्रभुत्व संपन्न। तो हमारे कीवर्ड का दूसरा कीवर्ड है प्रभुत्व संपन्न। इसका परिभाषा लिखिए: वह इकाई जो किसी भी देश की डोमिनियन ना हो, यानी कि एक ऐसा देश जो किसी का डोमिनियन ना हो। डोमिनियन यानी कि किसी के कंट्रोल में ना हो, डोमिनियन। तो इसकी परिभाषा लिखिए: वह इकाई जो किसी भी देश की डोमिनियन ना हो, अर्थात ऐसा देश जो अपने आंतरिक, ऐसा राष्ट्र जो अपने, ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय मामले, जो अपने आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय मामले स्वयं ले सकता है, ऐसे सभी देश को क्या कहा जाता है? संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु का इंग्लिश में लिखिए सॉवरेन। इंग्लिश कीवर्ड आप साथ में याद रखिएगा। तो संप्रभु की डेफिनेशन: वह इकाई जो किसी भी राष्ट्र की डोमिनियन ना हो, अर्थात एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय निर्णय स्वयं ले सकता है। भारतीय संविधान में संप्रभु शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये भी लिख दीजिए, भारतीय संविधान में इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। तो हमने हमारा पहला कीवर्ड देखा राज्य, और राज्य भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा, और दूसरा कीवर्ड हमने देखा संप्रभु। अब देखते हैं हमारा तीसरा कीवर्ड। तीसरा कीवर्ड है लोकतंत्र। क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र का आप डेफिनेशन देखिए: एक ऐसी सरकार
जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनी जाती है। ऐसे राष्ट्र को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र। वह राष्ट्र जिसकी सरकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुनी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। एक बार वापस देखिए, हमारा तीसरा कीवर्ड लोकतंत्र। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर वहाँ की सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता द्वारा चुनी जाती है। अब इसकी एक परिभाषा अब्राहम लिंकन जी के अनुसार, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब ये लोकतंत्र, देखो, सरकार, किसी भी देश की सरकार का एक अलग अलग रूप हो सकता है। जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, अर्थात भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं जहाँ की सरकार एक राजतंत्र के तौर पर चलती है। अब लोकतंत्र का इंग्लिश फॉर्म लिख दीजिए, डेमोक्रेसी। अब 4th नंबर कीवर्ड रहेगा हमारा, जो लोकतंत्र का विपरीत है, राजतंत्र। तो राजतंत्र में इसका इंग्लिश कीवर्ड लिखिए, मोनार्की। तो इसकी परिभाषा, वह सरकार जहां सत्ता का निर्धारण, वह राष्ट्र जहां सत्ता का निर्धारण एक निश्चित अनुवांशिक तंत्र द्वारा होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की सरकार एक अनुवांशिक तंत्र द्वारा चलाई जाती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाई जाती है। वैसे तंत्र को क्या कहा जाता है? राजतंत्र। पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि अब हमारा ये 4th कीवर्ड कंप्लीट हो चुका है। देखो, पहला हमने पढ़ा राज्य, भारतीय संविधान में राज्य। दूसरा हमने पढ़ा संप्रभु। तीसरा हमने पढ़ा लोकतंत्र। और चौथा हमने पढ़ा राजतंत्र। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक राष्ट्र है। अब इस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन सी? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए अब एक बार इन कीवर्ड को समझते हैं। हमारे 4 कीवर्ड हो चुके हैं। 5वां कीवर्ड होगा समाजवादी, 6th पूंजीवादी और 7th मिश्रित। अब समाजवादी क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर राज्यों की धन संपत्ति का स्वामित्व समाज के नियंत्रण में रहता है या सरकार के नियंत्रण में रहता है। अर्थात एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां पर सामाजिक तौर पर निजी स्वामित्व का विरोध किया जाएगा। कैसे? कि अधिक से अधिक संपत्ति का नियंत्रण समाज या सरकार के कंट्रोल में होता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार अधिक से अधिक पैसे जुटा सके। अर्थात वह राष्ट्र जहां की धन और संपत्ति का स्वामित्व समाज के नियंत्रण में होता है। और ऐसे सभी राष्ट्र को कहा जाता है प्रथम विश्व के राष्ट्र। प्रथम विश्व के राष्ट्र। और जब पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी यानी कि धन संपत्ति का स्वामित्व समाज के हाथ में न होकर निजी व्यक्ति के अधीन रहता है। अर्थात सामाजिक तौर पर निजी संपत्ति के अधिकारों का समर्थन होता है। अब इस ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है दूसरे विश्व का राष्ट्र। लेकिन परिस्थिति के अनुसार जब धन और संपत्ति समाज और निजी व्यक्ति के हाथ में रहती हैं, दोनों के हाथ में, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये तीसरे विश्व के राष्ट्र हैं। तो आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम विश्व के राष्ट्र है
जो रूस के फॉलोवर होंगे, पूंजीवादी हैं जो अमेरिका के फॉलोवर होंगे, और मिश्रित जैसे कि भारत। तो अब क्वेश्चन होगा कि भारत कौन से विश्व का राष्ट्र है, तो भारत तीसरे विश्व का राष्ट्र है। तो हमारे कीवर्ड में सबसे पहला राज्य, दूसरा संप्रभु, तीसरा लोकतंत्र, अगला राजतंत्र, उसके अगला समाजवादी, उसके अगला पूंजीवादी, उसके अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर कुछ कीवर्ड है जो इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उन्हें हम डीप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी उनका ऊपर का अर्थ हमें आना चाहिए ताकि वो कहीं पे दिखे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। लगाइए 8 नंबर हेडिंग, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा, जब किसी भी राष्ट्र की कानून व्यवस्था पर किसी धर्म विशेष का प्रभाव नहीं हो, अर्थात सभी धर्म को बराबर का दर्जा दिया जाता है, अर्थात किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ऐसे राष्ट्र को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था में किसी भी धर्म को, एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। अब 9 नंबर लिखिए, गणराज्य। अब लिखिए गणराज्य की परिभाषा। गणराज्य वह राष्ट्र जिसका प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। भारत में राष्ट्रपति को जनता चुनती है, अर्थात भारत के प्रमुख को किसने चुना? जनता ने। तो अर्थात भारत एक गणराज्य है। तो अब अपना 10 नंबर लिखिए, एक शब्द लिखिए, महाभियोग। महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करके कुछ कार्य करता है। तो जब राष्ट्रपति अपने कानून अधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे उसके कार्यकाल से पहले हटाया जाता है। तो संसद एक प्रस्ताव पारित करती है और उसे राष्ट्रपति को हटाती है। तो जब संसद जिस प्रस्ताव को लाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 1 नंबर कीवर्ड में हमने पढ़ा था राज्य, और राज्य की 4 कंडीशंस पढ़ी थी। उसके बाद भारतीय संविधान में राज्य, उसके अगले पढ़ा हमने संप्रभु, उसके आगे लोकतंत्र, उसके आगे राजतंत्र, उसके आगे समाजवादी, उसके आगे पूंजीवादी, उसके आगे मिश्रित, उसके आगे धर्मनिरपेक्ष, उसके आगे गणराज्य और उसके आगे महाभियोग। अब अपना 11 नंबर हेडिंग लगाइए, 11 नंबर कीवर्ड हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का नाम हमें याद होना चाहिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है जिसका अनुच्छेद 55 में उल्लेख किया गया है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब एक शब्द है जिसका अर्थ आपको आना चाहिए, आपातकाल। एक शब्द है आपातकाल। आपातकाल क्या होता है? जब देश में कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं तब देश की जो संघीय व्यवस्था है वो हावी हो जाती है। जैसे कि जब देश में या किसी एक राज्य पर किसी भी प्रकार का, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे सरकार वहाँ के संविधान से बाहर जाकर वर्क करती है, संघ के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में संघ सरकार राज्य पर एक आपातकाल व्यवस्था चलाएगी, उसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। अब मान लीजिए दूसरी परिस्थिति है, मान लीजिए किसी देश ने अपने देश पर हमला कर दिया है, तो जिस हमले से बचने के लिए जिस व्यवस्था को सरकार लागू करेगी वो होगी राष्ट्रीय आपातकाल। अब मान लीजिए देश में वित्तीय संकट आया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू होता है। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, वित्तीय, राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन।
और अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट एक कीवर्ड लिखिए, संघ। संघ क्या होता है? संघ ये होता है कि एक ऐसा राष्ट्र, इसको इंग्लिश में लिखिए यूनियन, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें विभिन्न राज्य शामिल हैं, लेकिन वो राज्य किसी शर्त के आधार पर शामिल नहीं है। अर्थात फ्यूचर में वो जो राज्य है किसी भी शर्त पे अलग नहीं हो सकते। जैसे कि एक शब्द है यूनियन, एक शब्द है फेडरल, इसका हिंदी में अर्थ होता है संघ, इसका भी हिंदी में अर्थ होता है संघ। अब जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका इज अ फेडरल ऑफ स्टेट। इसका अर्थ क्या होता है कि जो अमेरिका के अंदर 50 राज्य है, वो राज्य एक शर्त पर, एक टर्म्स के आधार पर शामिल है। वो फ्यूचर में उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जो राज्य हैं वो किसी शर्त के आधार पर शामिल नहीं है। वो फ्यूचर में किसी भी शर्त पर अलग नहीं हो सकते हैं। इस दोनों में ये डिफरेंस होगा। यूनियन में कोई भी शर्त पर अलग नहीं हो सकते, लेकिन फेडरल में अलग हो सकते हैं। तो हमने कीवर्ड में सबसे पहला कीवर्ड पढ़ा था राज्य। तो एक बार हम रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था संविधान। संविधान क्या होता है? देश की कानून व्यवस्था व शासन व्यवस्था को नियमित करने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है? संविधान। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। इंपॉर्टेंट कीवर्ड में सबसे पहला हमने पढ़ा था स्टेट, राज्य। जिस प्रकार भूगोल में देश वर्ड प्रयोग होता है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द देश की जगह पर प्रयोग होता है। राज्य शब्द के लिए 4 कंडीशंस होती है, एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, एक संप्रभु राष्ट्र और सरकार। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में राज्य क्या है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वह सभी इकाई जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार से जुड़ी हो या सरकार से वित्त पोषित होती हो, वह राज्य की इकाई में शामिल होगी। अब संप्रभु राष्ट्र या प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरिन। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी का डोमिनियन न हो, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय मामले लेने में सक्षम हो, सक्षम नहीं हो मतलब प्रभुत्व संपन्न हो, स्वयं लेता हो, किसी के दबाव में आके ना लेता हो। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संप्रभु राष्ट्र का उल्लेख हो रखा है अपनी प्रस्तावना में। नेक्स्ट हमने पढ़ा लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। राजतंत्र यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी किया गया शासन राजतंत्र कहलाता है। अब मैंने कहा कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। समाजवादी प्रथम विश्व के राष्ट्र जहाँ पे धन संपत्ति का कंट्रोल समाज के अंडर में। द्वितीय विश्व के राष्ट्र जहाँ पे धन संपत्ति का कंट्रोल एक निजी व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, और मिश्रित में दोनों हो सकते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों। नेक्स्ट हमने पढ़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि जब राज्य किसी धर्म को बढ़ावा न देता हो, अर्थात उस राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हो, अर्थात उस राज्य की कानून व्यवस्था में किसी धर्म का प्रभाव न हो। इस शब्द का भी प्रयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा गणराज्य, इसका भी प्रयोग प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में किया गया है। गणराज्य यानी कि जब सत्ता का प्रमुख या सत्ता के प्रमुख को जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है। महाभियोग एक राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया। अब एक चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख बताया, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। आपातकाल 3 प्रकार के हो गए, वित्तीय, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर हमने पढ़ा संघ। संघ के इंग्लिश में 2 फॉर्म होते हैं, एक यूनियन और एक फेडरल। अमेरिका इज ए फेडरल ऑफ स्टेट एंड इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी शर्त के आधार पर शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका से अलग हो सकते हैं क्योंकि वो एक शर्त के आधार पर शामिल है। इसी डिफरेंस को हिंदी में तो संघ कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इस डिफरेंस को अलग अलग करने के लिए या इन शब्द को अलग अलग करने के लिए एक को यूनियन कहा जाता है और एक को फेडरल कहा जाता है। अब आज हमने जो 12-13 कीवर्ड पढ़े हैं, इन कीवर्ड्स को आप एक बार वापस रिवीजन कीजिएगा। कल से हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो कि संविधान सभा है वहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। संविधान सभा के बाद हम संविधान
की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, और उसके बाद शुरुआत करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लक्ष्मीकांत के चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के जो समानांतर एक समकक्ष राज्य में जो पद है गवर्नर, वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम आगे आगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते रहेंगे और लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।